सेवा की और अभी भी उस आयुर्वेद विधा को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे परम आदरणीय माननीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी और पतंजलि से जिनकी बहुत निष्ठा है, मॉडर्न सिस्टम को लेकर के जब कॉन्फ्रेंसेस की बात हुई तो आपने इसमें बहुत अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया और देश के कैंसर के बहुत वरिष्ठ शल्य चिकित्सक हैं, परम आदरणीय सम्मान्य प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी। और जिनकी शल्य दक्षता, चिकित्सकीय दक्षता के साथ में पतंजलि की परंपरा, पतंजलि के प्रति जिनकी बहुत निष्ठा है, परम श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अनन्य अनुराग है, ऐसे सबकी चिंता का हरण करने वाले प्रोफेसर चिंतामणि जी और बहुत ही ऊर्जा, और मैं देख रहा हूँ हमेशा एक चेहरे पर मुस्कुराहट। आपको मुस्कुराहट को देख करके तो आधे रोगी तो वैसे ही ठीक हो जाते होंगे। ऐसे ऊर्जावान आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब परमेश्वर अरोड़ा जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा मंच के सम्मुख भी बहुत सारे हमारे विद्वज्जन यहाँ पर हैं। आदरणीय हमारे बहुत ही ऊर्जावान डॉक्टर नरेंद्र भट्ट जी हैं और कुछ हमारे मेहमान आने वाले भी हैं, कुछ मध्याह्न के सत्र में हैं, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों भी होंगे, जैसे कि आदरणीय प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना जी आएंगे, प्रोफेसर गोपाल नंदा जी होंगे, और अभी जो मंच के नीचे में जितने भी हमारे पूज्य अतिथिगण हैं, आदरणीय डॉक्टर अस्मिता वाले जी, डॉक्टर कल्पना जोशी जी, डॉक्टर रविंद्र रैना जी, प्रोफेसर डॉक्टर जया बालन जी, आदरणीय डॉक्टर सचिन जी, आदरणीय डॉक्टर मनाली जोशी जी, डॉक्टर आकाश सग्राम जी और आदरणीय बहन संचिता जी सहित आप सभी अतिथिजनों का और इस कार्यक्रम को सुंदर और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन्होंने बहुत प्रयास कर रही हैं, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रिया जी, उनकी PRI की टीम, हमारे डॉक्टर अनुसंधान के डॉक्टर अनुराग जी, उनकी टीम, और आयुर्वेद महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य जी, उनकी पूरी टीम, और हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं, साथ में अन्य सभी अतिथिगण, हमारे विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे यहाँ पर हमारे सहयोगी, हमारे प्राध्यापकगण हैं। आप सबको भी हमारी बहुत आपका शुभकामनाएं भी, और आप सबको हमारा प्रणाम भी, साथ में हमारी संगीतों की टोली टीम और जितने भी यहाँ पर दूसरे भाई बंधु उपस्थित हैं। जब हम आज आयुर्वेद को लेकर के बात करते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं तो बहुत बात अटपटी सी कम लगती है, पर श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ने उस समय पर जब ये सब बातें करना भी एक अजूबा था लोगों के लिए, उस समय पर परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी ने लगभग ये बात है 2002-03 की बात है, लोगों ने कहा कि योग से क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा टीवी पर बहुत सारे लोग आज भी ऐसे आते हैं, पहले से अपने पात्र तय रखते हैं और उनसे प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं, यानी तयशुदा प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी वो परिणाम नहीं होता है, वो विज्ञापन होता है। तो इस तरह के आप टीवी में बहुत तरह के विज्ञापन देखते होंगे। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने योग और आयुर्वेद की विधा को जिस रूप में प्रारंभ किया, जब लोगों ने आकर के टेलीविज़न पर यह कहना शुरू किया कि मुझे ये बीमारी थी, ये परेशानी थी, मैं ठीक हो गया, इसको करने से मुझे लाभ हुआ, तो लाभ हुआ इस बात को लेकर के लोगों को विश्वास कम, अविश्वास ज़्यादा हुआ कि ये कोई नया हथकंडा है, ये कोई नया बाबा है, चले चपाटों को तैयार करके और उनसे कहलवाता है कि इसमें बीमारी में लाभ होता है। तो बड़े प्रश्न खड़ा किया गया उस समय पर, क्योंकि ये
किसी ने नहीं कहा कि आयुर्वेद एक अपने आप में, योग अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग से भयानक भयानक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज तो सबको विश्वास है, जो नहीं करता वो भी मानता है कि योग करने से बीमारी ठीक होती है। तब तो ऐसा जमाना था, योग करने वाला भी नहीं मानता था कि योग करने से बीमारी ठीक होती है, क्योंकि उसने ढंग से योग किया नहीं, उस विधा से किसी ने सिखाया नहीं। तो पहली बार इस धरा पर, पूरे वसुधा पर, पूरे विश्व में किसी ने पूरे डंके की चोट पर यह उद्घोषणा की कि योग से, आयुर्वेद से बीमारियां समूल नष्ट होती हैं। तो दुनिया के लिए एक नई चीज के साथ साथ में एक चुनौती भी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो विधा तो योग और आयुर्वेद की विधा थी, परंतु उस विधा के परिणामों को, उस विधा के क्षमता को और शक्ति को इतनी दृढ़ता के साथ में, इतनी उदात्तता और ऊर्जा के साथ में कभी किसी ने इससे पहले दुनिया के सामने नहीं रखा था। तो उसका जो दुष्परिणाम मैं कहूँ या चुनौती कहें, वह भी हमारे ऊपर आना स्वाभाविक ही था। लोगों ने विविध तरह के प्रश्न उठाए, प्रश्न किए, बहुत तरह के उसको लेकर के जो है चुनौतियां दी गई। हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार योग के परिणामों को लेकर के, आयुर्वेद के परिणामों को लेकर के हमने 2003 में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, बहुत बड़ा हरिद्वार के अंदर हमने योग शिविर के माध्यम से, मुख्य रूप से योग शिविर चल रहा था उस समय पर, पूरी SCPGI चंडीगढ़ की पूरी टीम, डॉक्टर्स की टीम उस समय पर, क्योंकि हमारे संपर्क सीमित थे, तो मैं धन्यवाद करूँगा उस टाइम पर डॉक्टर गुप्ता जी थे जो पैथोलॉजी के हेड करते थे, मुझे उनका तो नाम याद है। बाकी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ आ कर के उन्होंने वो सारे परिणामों को, पूर्व और पश्चात के परिणामों को मापा, और उन उत्साहों को देख कर के वो स्वयं विस्मित और अचंभित थे। उन्होंने कहा कि हमने भी कभी सोचा नहीं था। इसके बाद में फिर एक और बड़ा शिविर हुआ यहाँ पर हरिद्वार में ही, प्रेमनगर आश्रम में। उस समय पर एक घटना, मैं याद है, डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर, उनका डेंटिस्ट जो थे धल्ला जी। तो मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा, ये सही बात है। जो ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन है ना, चिकित्सकों का समूह, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, तो उनको बड़ी खलबली मचती तो मचती रहे। तो मैं, क्योंकि सीधी सपाट शब्द में ही बात करता हूँ, क्रांतिकारी पूज्य स्वामी, तो डॉक्टर ढल्ला जी को जो है वह बोले, बाबा इस तरह का शिविर लगा रहे हैं, जाकर के जरा तुम देखो। बोले तुम वैसे भी चलने फिरने की स्थिति तो ठीक नहीं है तुम्हारे, या तो तुम जाओगे भगवान को प्यारे हो जाओगे, नहीं तो कुछ तो होगा। हाँ, तो आहार की तरह से सॉर्बिटेट है, जो भी गोली लेते रहते थे, तो उनको तैयार किया डॉक्टरों की टीम ने करके, उनको यहाँ हरिद्वार में भेजा। वो आए, उन्होंने नहीं बताया कि बाय प्रोफेशन वो क्या हैं, कहाँ से जुड़े हैं, सिर्फ इतना ही था कि वो दिल्ली से आए हैं, एक शिविरार्थी के रूप में वो आए। उन्होंने अपने जैसे एडमिट होते हैं दूसरे, उसी तरह से उन्होंने शिविर में भाग लिया। और हमको कहते हुए प्रसन्नता है कि चौथे दिन उनसे रुका नहीं गया। 3 दिन में वो चल नहीं पाते थे 2 कदम भी, खूब चलने लगे। तो उन्होंने आकर अपने मंच से कहा, स्वामी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोले मैं आया नहीं हूँ, मैं तो भेजा गया हूँ। तो उन्होंने सारी बात, सारी पोल पट्टी भरी मन से, वो सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि मुझे ये कहा गया कि तू मुश्किल से चल फिर पाता, कुछ तो होएगा। तो बोले तुम जा करके जरा देख। बोले मेरे को तो जासूसी करने के लिए भेजा था, तो न जाने कितनी जासूसियां हुई होंगी, न जाने कितने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में परीक्षाएं ली गई होंगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ, सत्यमेव जयते नानृतम, यह जो कथन है उसका यह सत्य एक उदाहरण है पतंजलि, जहाँ पर उन विधाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए उस समय पर कितने थे योगाचार्य, कितनी थी योग की संस्थाएं, पर आज आप देखिए हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर एरिया में, हर गांव में, हर कस्बे में, कस्बे की बात नहीं, दुनिया के अनेक कोने में। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इंटरनेशनल योगा डे के रूप में आज योग की स्वीकार्यता बनी है। तो उसके पीछे, उसके मूल में, उसके जड़ में कोई है, तो हम निर्विवाद रूप से ये कह सकते हैं कि वह श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ का परिणाम।
बात आती है आयुर्वेद की। यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं, मेरे वैद्य सारे हमारे कुछ बनने वाले हमारे सारे विद्यार्थी बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं। आयुर्वेद को लेकर के जब हमने 2006 में पतंजलि योगपीठ की इसकी स्थापना की, इस परिसर की जो बराबर में है, हम लोगों ने उस समय पर, क्योंकि हमने देखा था परिणाम आयुर्वेद की यदि वैश्विक स्तर पर ख्याति न होने में एक बड़ा कारण था हमारे पास, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात की जाती है, जो एविडेंसेस चाहिए, प्रमाण चाहिए, तथ्य चाहिए। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में तथ्य और प्रमाण नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से हमारे जो प्रमाण हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रों का कथन है, दुनिया के लिए वो प्रमाण नहीं है। वो हमारे लिए तो है, परंतु दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए हमने कहा कि जिस भाषा को वो समझे, जिन मापदंडों को समझे। नाड़ी विज्ञान से बहुत रोगों का निदान हो सकता है, पर नाड़ी विज्ञान से यदि रोगों का निदान हो करके यदि वैद्य रोगी चिकित्सा लेकर के ठीक भी हो जाता है, तो दूसरी दुनिया के लोग यही कहेंगे ना कि उसको या तो बीमारी नहीं थी, या तो वैद्य पर वैसे ही भरोसा था, उसने कह दिया, उसने मान लिया और वो ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि सच में वो रोगी ऐसे ठीक होता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से हमने पहली बार कि बहुत एडवांस लेवल का पैथोलॉजी लैब कि किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, ये देश का पहला हॉस्पिटल है जहां पर डायग्नोसिस पूरा मॉडर्न और ट्रीटमेंट विशुद्ध योग और आयुर्वेद से, ऐसी संस्था की स्थापना की गई। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, उस समय पर बहुत सारे लोगों ने, जो लोग आते थे, लोग आकर के खुशियां तो व्यक्त करते थे, बहुत सारे लोग खुश होते थे, उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि आयुर्वेद में ऐसा हॉस्पिटल, इतना एडवांस हॉस्पिटल। पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये भी होते थे कि आयुर्वेद के लिए भी इतने बड़े हॉस्पिटल की जरूरत थोड़ी ना है। ये एक मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लोगों ने ये कहा कि आयुर्वेद के लिए क्या इतने बड़े हॉस्पिटल की या इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थोड़ी ना है। यानी आयुर्वेद को लेकर के इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की मनस्थिति क्या थी। बहुत पुरानी कहानी नहीं है, ये 2006-07 की मैं बात कर रहा हूं। तो इस स्थिति में आयुर्वेद था। ये तो अब तो भारत सरकार के पुरुषार्थ से तब से बहुत सारे बड़े बड़े आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खुल गए, इंटरनेशनल लेवल पर भी आज आयुर्वेद के लिए काम हो रहा है। आज WHO का सिस्टम हमारे यहाँ अभी वो शाखा खुल गई है जो अल्टरनेटिव सिस्टम के लिए। ये आज की बात है ना। देखिए, हम तब की बात कर रहे हैं जब उस आयुर्वेद रूपी विधा को, एक तरह से कहिए कि उस विधा को कंधे पे उठा करके कोई चले तो सही, उस अग्रणी भूमिका का नेतृत्व तो करें। मैं उस दिन की बात कर रहा हूं। तो उस समय पर पतंजलि ने उन कार्यों को, उस कार्य को किया, उन प्रतिष्ठाओं को, उन अनुसंधानों को, उन उदाहरणों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, और उसका परिणाम आज सरकार ने भी साथ दिया। सरकार के स्तर पर भी काम हो रहा है, अनेक संस्थाएं खुल रही हैं, अनेक आयुर्वेदिक कॉलेज खुल रहे हैं, अनेक जगह पर। ठीक है, बहुत सारे लोगों की सोच व्यावसायिक हो सकता है, पर व्यावसायिक सोच वालों के लिए भी कहीं ना कहीं उस विधा में दम दिखाई देता है, तो लोग प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि हमारे लिए व्यावसायिक सोच नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब 2004-05 की बात है, देव पुजारी जी, ये सुनने की बात है, हम और पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे थे, शाम का समय था, लगभग 4-5 बज रहे होंगे, अंधेरा नहीं हुआ था, मुझे आज भी याद है। हम आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, लगभग ये मौसम था, सर्दी का सा मौसम था और धूप लगभग जाने को थी। एक किसान आता है शामली का, वो आकर के कहता है कि आचार्य जी, स्वामी जी को संबोधित करके, हमको संबोधित करते हुए, कि हम अपने आंवले के सारे पेड़ काटने वाले हैं। हमारे यहाँ 15 बीघा जमीन पर आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, हम अभी पेड़ काटेंगे। स्वामी जी ने कहा, क्यों काटोगे? उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज से 10 साल पहले भी आंवले का रेट 3, ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज से 10 साल पहले भी आंवले का रेट 3 रुपये किलो था, आज भी 3 रुपये किलो है। वो जमीन को घेर रखा है, तुड़वाने का जो है कॉस्ट पे नहीं निकाल आता है, हम क्या करेंगे? पूज्य महाराज श्री बैठे थे, हमारे को यही था कि आंवला हम प्रयोग करते थे, थोड़ा बहुत मुरब्बा बनाते थे, थोड़ा बहुत चूर्ण चटनी तो बनता ही था, सुखा करके त्रिफला बनाते थे, थोड़ा बहुत च्यवनप्राश में प्रयोग तो होता था, आंवले का तो यही प्रयोग सामान्यतः होता था।
पूज्य स्वामी जी ने बिल्कुल एक क्षण बिना गंवाए महाराज जी ने कहा ऐसा करो, सारा आंवला जो है हमें लाके दे दो। मैंने महाराज जी की तरफ देखा, क्योंकि पूज्य स्वामी जी की जो दृष्टि और सोच होती है वो समझ में आ जाना भी बड़ी बात है ना। दुनिया को समझ में आती है, थोड़ी बाद में समझ में आती है, तब भी कठिन काम था। तो मैंने कहा महाराज जी करोगे क्या? बोले ऐसा करेंगे, इसका जूस निकालते हैं आंवले का, और शिविरों में मैं कहूँगा आंवला गुणकारी है, लाभकारी है, रसायन तो है, आयुर्वेद वालों को पता है। तो मैंने कहा महाराज जी कड़वा होता है, पिएगा कौन इतना कसैले को? गुणकारी तो है, पीने लायक भी तो है, ना उसमें स्वाद, ना रंग, ना रूप, ना कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया तो स्वाद के चक्कर में ज्यादा रहती है ना, चाहे बाद में चाहे भुगतना पड़े और कुछ। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। वो आंवला तो आ गया, जब 1-2 ट्रक आ गए, मैंने कहा महाराज जी जूस निकालेंगे किससे, ये समझने की बात है। तो हमने क्या करा, बड़े बड़े मिक्सियां मंगाई, उसमें सब गुठली सहित उसको खुर खुर वो निकालते थे जूस। और बाकी जो फिर उसमें निचोड़े कैसे, तो निचोड़ने के लिए जो वैसी वाली जो मशीन आती है, 4-5 मशीनें लगा करके फिर जूस निकाल करके पैकिंग करके हमने शिविरों में भेजना शुरू किया। वो तो श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ का परिणाम है, वाणी में दम है और लोगों का विश्वास है। तो वो शिविरों में आंवले के जूस निकलना शुरू हुआ। पर वो आंवला इतना था कि हम जूस निकालते निकालते रात दिन हम लगे रहे थे। महाराज जी का शिविर चल रहा, जूस निकालते निकालते हम लोगों का भी जूस निकलने लग गया, हालत खराब थी। तो हमने कहा क्या करें। फिर हमको पता चला कि वहाँ पंजाब में जो है, बोले पंजाब एग्रो लिमिटेड भारत सरकार के एक उपक्रम से कंपनी एक फूड का प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, बोले वहाँ से जूस निकल सकता है। हमने आंवले भर भर के ट्रक वहाँ भिजवाए। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमारे जूस निकालने से बचा दिया, उन्होंने आंवले का जूस निकाल दिया। जूस तो निकल गया। अब अगली समस्या खड़ी हुई कि जितने पैसे थे तो आंवले खरीदने में चले गए, तो जो जूस बनाने का जो कॉस्ट था वो कहते जूस ले जाओ। हमने कहा जूस लिए तो तब जाए जब पैसा हो। हमने कहा अच्छा अब उठाएंगे तब उठाएंगे। तो जितना जितना जूस बिकता था हम उतना उतना उठा करके उनको पेमेंट करते थे। तो बाद में ऐसी स्थिति आई कि जूस जो है वो सारा जूस निकल गया, और अगला सीजन आने से पहले लोगों ने, फिर लोगों की आदत पड़ गई, आंवले के गुण से लोग जो है रूबरू हुए, परिचित हुए, और लोगों ने इतना आग्रह किया। मैंने कहा महाराज जी अब आंवला भी नहीं, जूस भी नहीं। अब मैंने कहा दो क्या दोगे, क्योंकि आंवला तो सीजन पे ही आएगा, जूस की डिमांड 12 महीना। फिर दक्षिण भारत में सीजन से पहले आंवला शुरू हो जाता है, मुझे आज भी याद है। फिर हमने आंवला ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उत्तर भारत में आंवला अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर नवंबर में आना शुरू हो जाता है, परंतु गर्मी में अभी अगस्त के बाद में दक्षिण भारत में शुरू होता है। तो हम जिस रेट में जूस बेचते थे, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये भी कोई पूज्य महाराज जी जैसा आदमी ही कर सकता है, क्योंकि दक्षिण से आंवला ले आने में हमको बहुत महंगा पड़ा। महंगा इतना पड़ा कि जितने का हमारा जूस जाता था उससे ज़्यादा हमको कॉस्ट आ रहा था। मैंने महाराज जी से कहा रेट बढ़ा देते हैं, बोले नहीं पीना बंद कर देंगे। बोले घाटा सहन कर लो, इधर का आंवला होगा तब कवर कर लेंगे। हमने पूरे घाटे में दे धनाधन जो कमाया था जूस बेच करके, वो 2 महीने में वो भी खत्म कर दिया। पर उसका परिणाम क्या रहा, क्योंकि हमारे लिए व्यवसाय नहीं था, हमारे लिए सबसे पहले वह किसान की प्राणों की रक्षा, दूसरे रूप में आयुर्वेद की रक्षा। 2 लक्ष्य थे हमारे, तो 2 लक्ष्य पूरे हो रहे थे। यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। तो 2 लक्ष्य पूरे हो रहे थे। तब जब आंवले से लोगों का एक मार्केट बनने लगा, मुझे आज इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आंवला उसके अगले साल ही उसका जो रेट है वो मार्केट प्राइस 2 गुना हो गया। एक साल में कोई ऐसा पदार्थ नहीं था जिसका रेट डबल हुआ हो, आंवले का रेट डबल हुआ। और आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आंवले का ताजा स्वरस भी बाजार में बिक सकता है। इस कॉन्सेप्ट को पैदा करने वाली संस्था का नाम ही पतंजलि है। उससे पहले आयुर्वेद के भी किसी आदमी ने, किसी फार्मेसी वाले ने त्रिफला चूर्ण तो खिलाते थे, आंवला चूर्ण भी मिलता था, पर आंवले का जूस का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और आज कम से कम पुजारी जी लगभग 200 से ज्यादा फार्मेसियां, और वैसे ही देखें छोटे बड़े जो उद्योग, तो 500 से ज्यादा, अंदाजा है कुछ कम ज्यादा संख्या हो सकती है, लगभग 500 से ज्यादा लोग आज आंवले का जूस बेच रहे हैं। तो किसके कारण से? एक सन्यासी के पुरुषार्थ और उसके रिस्क उठाने के कारण से। तो आज आयुर्वेद इस रूप में धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग में, जेहन में घुसने लगा। प्रतिदिन
उपभोग के लिए आयुर्वेद को लोग अपनाने लगे। एलोवेरा जूस, मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि यह सही समय और उचित मंच है। हमको याद है एम्बे का एलोवेरा जूस आया करता था उस जमाने में, और वो 1300 रुपये लीटर बिका करता था। और हमने जब पता किया, हिंदुस्तान की कंपनी एलोवेरा जूस नहीं बेचती थी तब, ये बड़ी विचित्र बात थी। वो गोल मटोल सा डिब्बा आता था, ऐसा गोल सा, लंबा भी नहीं होता था। जो पुराने समय के जो लोग हैं जिन्होंने पिया होगा याद होगा उनको। तो हमने मंगाया, तो हमने देखा एलोवेरा हमको मिल जाएगा राजस्थान में, इधर उधर हमने व्यवस्था करी। करने के बाद में हमने एलोवेरा जूस शुरू किया। तो हमने शुरू किया, उस समय पर मुझे स्मरण है 150 रुपये लीटर हमने एलोवेरा जूस देना शुरू किया, और उनका 1300 रुपये लीटर, हमारा 150 रुपये लीटर। उन कुछ 2 साल के अंदर ही वो 1300 रुपये लीटर का उनका 300 हो गया। हमारा 150 में नहीं पूरा पटा तो हमने 200 किया। यानी कि पतंजलि ने आयुर्वेद की स्थापना नहीं करी, यानी आयुर्वेद के नाम पर जो मार्केट में लूट मचा रखी थी, या जो एक लोगों ने एक भ्रम फैला रखा था, उसको भी समाप्त करने का काम पतंजलि के द्वारा किया गया। इस तरह से एक एक जड़ी बूटियों को लेकर के आज आप देखते हैं हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आयुर्वेद के देव पुजारी जी 2-4 पौधे लगे हुए जरूर मिलेंगे। एलोवेरा मिलेगा, लेमन ग्रास मिलेगा, तुलसी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसका श्रेय भी इस पतंजलि योगपीठ को जाता है। भगवान ने हम लोगों को निमित्त बनाया, श्रद्धेय स्वामी जी को निमित्त बनाया, तो आज आयुर्वेद घर घर में है। तो सरकार को भी काम करने के लिए, सरकार उस क्षेत्र में काम करेंगे ना जिसमें लोगों की रुचि होगी। सरकार काम कर सकती है, रुचि पैदा नहीं कर सकती है। यदि काम चाहे कितना भी आगे हो, इस धरा पर उस आयुर्वेद को रुचि पैदा करने का काम वो पतंजलि से हुआ है, इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, चाहे वो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे अध्यापक गण हैं, चाहे अनुसंधान करता हमारे वैज्ञानिक भाई बहन हैं। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आज आपको उस संस्थान से जुड़ करके कुछ सीखने का, कुछ सेवा देने का आपको मौका मिल रहा है। तो फिर उसके बाद में जब चिकित्सा की बात आई तो सब तरह का सारी जो सुविधाएं हमारे पास, डेंटल है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, सारे साधन, मुझे स्मरण है कि आयुर्वेद में जब अनुसंधान के लिए बात होती थी तो प्रायः, ठीक है हम जानते हैं आयुर्वेद का सिद्धांत है वात पित्त कफ सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो हमारी ताकत है। दुनिया में कोई ऐसी विधा नहीं है इतनी गहराई के साथ में, इतनी डिटेल के साथ में इस तरह के सिद्धांतों का, चिकित्सा विधाओं का, उपायों का वर्णन हो। परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार उस विधाओं को अनुसंधान परक स्थापित करने का पहला प्रयास पतंजलि के द्वारा किया गया। और आज मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज ही पतंजलि ही एक ऐसी संस्थान है जहां आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ में जितने भी हमारे पूरे देश के अंदर जो 5000 से ज्यादा सेंटर हैं, जहां हमारे पास अभी 2000 से ज्यादा वैद्य काम कर रहे हैं, बहुत संख्या है हमारे वैद्यों की। तो वैद्य 2, 4, 5 तो संख्या 200-400 तो घटती बढ़ती रहती है, यानी इतनी संस्थाएं हैं। और डेली पूज्य स्वामी जी भी अभी कह रहे थे वो डेटा को ठीक करते रहा करें। सुनो भाई वैज्ञानिक लोगों, क्योंकि डेटा कुछ बोलते होते हैं, अगले दिन और कुछ होता है। ये पतंजलि में ही संभव है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, अभी भी आप जितने बैठे हैं पतंजलि में कितनी तरह के कार्य हो रहे हैं, शायद पूज्य स्वामी जी को छोड़ करके। कुछ कुछ तो पूज्य स्वामी जी को पता नहीं होता जो मैं कर डालता हूं, कुछ मेरे को भी पता नहीं होता जो पूज्य महाराज जी करते हैं। जब हम दोनों को ही नहीं पता तो तीसरे को पता चले, ये तो कभी संभव है ही नहीं। पर जितना संभव हो जाए उसको थोड़ा करेक्ट करते रहा करो, क्योंकि ऐसा ना सोचो कि 10 दिन पहले का डेटा ले लिया था, पिछला कॉन्फ्रेंस में था, अगले वाले में वही बोलेंगे। अगली बार में वो कताबी मत बोलना, आगे से ही आप लोगों के लिए ध्यान रखने की बात है, क्योंकि तब तक वो बदल चुका होगा। यह पतंजलि का ही सामर्थ्य है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, मेरे को यदि छोटी सी बात याद आ रही है कि समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा, शायद कुछ ज्यादा ना हो गया हो। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो द्रव्य गुण के थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे। तो हम लोग क्योंकि NBPGR के थ्रू हम लोग बहुत रिसर्च का काम करते थे, तो हुआ क्या कि हम लोग करीब 96 या 97 की बात है, जो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने जो प्लांट्स में उस टाइम पर वो स्लाइड्स होते थे, अब तो हम लोग दूसरी तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, उस समय छोटे छोटे स्लाइड्स डाल करके प्रोजेक्टर में दिखता था। तो मैंने देखा कि कुछ पौधों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो। तो ये बात थी 96-7 की। फिर जब 2006 या 7 में, यानी कि लगभग 10-12 साल के बाद फिर कहीं कॉन्फ्रेंस में वो मिल गए, तो मैंने देखा
कि वो डॉक्टर साहब वही प्रेजेंटेशन, वही वाली स्लाइड्स थी, वही पौधे थे। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं गिना दूं आपके स्लाइड्स में कितने कितने पौधे हैं? वो जोर से हंसने लगे। मैंने कहा एक पौधे से कितनी कमाई हो सकती है? मैं कहा किसान तो एक बार उगाएगा, एक पौधा एक ही बार में बिकेगा, पर ये वैज्ञानिक ने एक बार फोटो खींच ली, वो जिंदगी भर उसको बेचता है। तो यहाँ पतंजलि वो कहानी नहीं है कि एक चीज तैयार करें, एक चीज की प्रस्तुतिकरण करें, अगली बार और कुछ हो जाता है। तो आयुर्वेद में भी जो टॉप लेवल की इंटरनेशनल जो एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च पेपर भी, मैं सोच रहा था कि एग्जैक्ट संख्या में कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 दर्जन से ज्यादा टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल में छप चुके हैं। तो अब 10 दर्जन में इसलिए कह रहा हूं, एग्जैक्ट करूंगा तो घट बढ़ जाएगा। दवाइयों की यदि हम बात करें तो करीबन 6 दर्जन से ज्यादा दवाइयां एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बन चुके हैं। माँ जी अब तो ठीक है, दर्जन में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, तो इतने हो चुके हैं। तो ये पतंजलि का सामर्थ्य है, ये पतंजलि का कार्य है। और हम लोग सबसे पहले जब हमें लगा कि ये इन पेशेंट्स का डेटा रखना जरूरी है, तो पतंजलि का जो EMR सिस्टम है, वह सिस्टम पूरे देश के हमारे हर चिकित्सालय के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आयुष मंत्रालय में इस बात के लिए भी निवेदन किया था कि जितने भी आपके आयुष, अभी तो HIMS की बात हो रही है, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के सिस्टम में जोड़ने की बात हो रही है, आयुर्वेद का तो पता नहीं कब नंबर आएगा। यदि भारत सरकार चाहे, आयुर्वेद मंत्रालय चाहे, पूज्य स्वामी जी कह सकते हैं हम फ्री में कर देंगे, पर मैं कहता हूं कि हम लागत मात्र मूल्य पर हम उस सेवा देने को तैयार हैं, क्योंकि हम IT में भी काम कर रहे हैं और हमारे पास इतना एडवांस EMR सिस्टम है। पूरे हिंदुस्तान का कितने रोगी आए, क्या औषधियां दी गई, क्योंकि इससे हमको रिसर्च के लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने में मदद मिलेगी। वो पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग डेटा कैप्चर कर सकें, वो सोल्यूशन हम पूरे देश को 1 साल के अंदर लगा के दे सकते हैं। वो सामर्थ्य भी पतंजलि के पास है। पर हमारे पास आज 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का रिसर्च डेटा अवेलेबल है। किस तरह के रोगी आए, कितनी आए, किस एज ग्रुप के आए, कहां पर आए, वो पूरा सामर्थ्य पतंजलि के पास आज वह हम लोग कर रहे हैं, EMR जो डेटा हमारे सिस्टम के माध्यम से। तो इसी तरह से पूरे डिजिटाइजेशन का काम हो, चाहे वो डेटा रखने की काम हो, औषधि में अनुसंधान करने की बात हो, पूज्य स्वामी जी के माध्यम से। क्योंकि एडवांस की हम जब बात करते हैं कि आयुर्वेद में वस्ती की प्रशंसा तो बहुत की गई है, पर वस्ती चिकित्सा के लिए हमारे परंपरा में थोड़ा बहुत पंचकर्मा में होता था। महाराज श्री ने करीबन ये बहुत कम लोगों को पता है, लोग आयुर्वेद के नाम पर हमारा नाम लेते हैं। अब तो हमारे बाकी चीज के तो गुरु जी ही हैं, आयुर्वेद के भी महाराज जी ने 250 तरह के बस्ती का नया निर्माण कर दिया बस्ती चिकित्सा में, और उसके रिजल्ट्स इतने अद्भुत हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज जो चैलेंजेस और क्रॉनिक केसेज आ रहे हैं वो ठीक होने में वह पूज्य स्वामी जी के द्वारा अभी बस्ती के लिए जो बहुत बड़ा अनुसंधान किया गया वो बड़ा कारण है। तो इस तरह से पतंजलि अहर्निश लगा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस ऋषि वाक्य को, इस ऋषि कथन को सार्थक करने के लिए और लोगों को निरामय बनाने के लिए सब आप लोगों की भावनाएं हैं, आप सबका प्यार है। तो भावनाओं और प्रेम के साथ में आइए हम सब आयुर्वेद से जुड़ें। वो इसलिए जुड़ें क्योंकि अपने जीवन को ठीक करें, आने वाली पीढ़ियों को ठीक करें। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य